शांति। आज 29 दिसंबर 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 29th December 2025 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। हर मुरली हर मुरली बुद्धि के ऊपर की कट उतार रही है। मुरली का एक एक शब्द तीर की तरह लग जाएगा। ये आज की मुरली का सार है। कई बाबा के बच्चे मुझे पूछते हैं कि हमको अनुभव क्यों नहीं होता। कुछ लोग पूछते हैं कि हम इतने साल से सेवा कर रहे हैं, फिर हमारे संकल्प सिद्ध क्यों नहीं हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे कभी कभी लगता है क्वेश्चन आंसर ही लेना चाहिए, क्योंकि एक मुरली में सभी प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते हैं। हर आत्मा की कल्प पहले की जो स्मृति होती है, उसका जो पार्ट है, उस अनुसार मुरली की अलग अलग बातें बाबा के बच्चों को टच होती है या हिट होती है। तो हर एक अलग अलग पॉइंट उठाता है मुरली में से। और ये बाबा की मुरली की कमाल है कि कोई भी मुरली आप उठा लो, साकार उठा लो या अव्यक्त मुरली उठाकर पढ़ना चालू करो, ऐसे कोई मुरली नहीं मिलेगी आपको जिसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिला हो। मुझे तो कई बार लगता है केवल एक वरदान ही काफी है। वरदान की वो 4 लाइनें इतने डीप होती है, इतनी गुह्य होती है। अभी ये जो हम दिसंबर मास में कर्मातीत अवस्था की पॉइंट्स जो रोज पढ़ रहे हैं, वो भी इतनी गहरी है। मुझे तो समय ही नहीं मिलता है इनके बारे में बताओ। एक एक पॉइंट, स्लोगन भी कई बार इतने पावरफुल होते हैं कि एक स्लोगन भी दिन भर आपकी अवस्था को बेहद में लेके जा सकता है। तो आज की मुरली यही है कि बाबा जो अलग अलग पॉइंट्स बताते हैं, वो सब ज्ञान की पॉइंट से बुद्धि को भरपूर करके सर्विस करना है। बाबा ने कहा बहुत श्रूड या तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। हम इसी के ऊपर कहेंगे। देखो, ये 3 शब्द हमने बहुत बार देखे हैं कि स्लो लर्नर, मीडियम लर्नर, फास्ट लर्नर। लौकिक में भी कहते हैं माँ बाप टीचर अपने बच्चों को, वो कहते हैं ये बुद्धिमान है और ये बुद्धू है। आप सोचो, अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजा, उसमें एक बच्चा है, छोटा है, लेकिन उसने अब तक 5-6 किताब लिख दी है। कम उम्र में किताब लिख दी। आप सोचो कितनी बुद्धि शार्प होगी। तो बचपन में उसे लौकिक माता पिता ने आदत लगाई किताब पढ़ने की, तो उसे पढ़ने का शौक चढ़ गया। और अभी उसके आइडियाज इतने अच्छे निकल रहे हैं कि वो राइटर बन गया कम उम्र में। तो ये सब किस आधार पर होता है? तो ये सब बुद्धि का खेल है। मैं जब कॉलेज में सेशन लेता हूँ, खास करके स्टूडेंट्स के आगे, विद्यार्थियों के आगे, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि सक्सेस के ऊपर हम स्टूडेंट्स को सुनाते। सक्सेस माना सफलता।
तो मैं टॉपिक लेता हूँ 3 Qs फॉर सक्सेस। ये IQ, EQ एंड SQ, ये 3 कंसेप्ट है। आजकल तो इसके बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है। पहले हम कहते थे जिन बच्चों की मेमोरी अच्छी है वो सक्सेसफुल है लाइफ में, माना किताबों की बातें अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं तो मार्क्स अच्छे ले लेते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ उनको याद रहता है। लेकिन ये कंसेप्ट भी बदलने लगी। 1990 में एक डैनियल गोलमैन नाम का व्यक्ति आया, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, और उसने नया किताब लिखा, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट मैटर्स मोर देन IQ। तो उसने कहा IQ कंट्रीब्यूट्स ओनली 20% ऑफ सक्सेस। सफलता में केवल 20% रोल है किताबी बुद्धि का। 80% तो रोल आपके इमोशंस का है, भावनाओं का है, भावनिक बुद्धिमत्ता। माना उन्होंने एग्जाम्पल के साथ बताया कि बच्चा होशियार है, स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, लेकिन अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण नहीं है, खुद की और दूसरों की भावनाओं को समझते नहीं है, ना उन्हें सम्मान से व्यक्त कर पाते हैं। तो उन्होंने 5 बातें फिर बताई। इंट्रा एंड इंटरपर्सनल, माना अपने अंदर देखो, सेल्फ अवेयरनेस, स्व के प्रति जागरूक रहो, दूसरों को भी सम्मान दो, दूसरों को समझो। क्योंकि ये प्रॉब्लम विदेशों में बहुत होते थे उस समय, आज भी हो रहा है, कि बच्चे स्कूल में बंदूक लेके जा रहे हैं और अपने कलीग को या टीचर को शूट कर देते हैं गुस्से में आकर। तो भारत में ये नहीं होता था, लेकिन अभी भारत में भी चालू हो गया है। अभी तो इतना बड़ा डर है पूरे विश्व को। हमने देखा एशिया में क्या हुआ, आशिया खंड में 2 देशों के प्राइम मिनिस्टर को उतार दिया सीट पे से, बांग्लादेश और नेपाल में। ये है जनरेशन जेड। और यूथ के लिए अभी गवर्नमेंट भी डर रही है कि इनकी भावनाओं को कंट्रोल करना इन्हें सिखाना होगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस ये ग्रेट हिट थी, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब बनी है 90 में। अभी 90 को कितने साल हो गए सोचो। अभी उसके बाद 40 साल लगभग हो गए, 35 साल। उसके बाद 2000 में एक किताब आई, इयन मार्शल और डैना जोहर नाम के 2 व्यक्तियों ने लिखा, और उन्होंने इसके एक स्टेप आगे जाके लिखा कि IQ अच्छा है तो आपको जॉब मिलती है, EQ अगर आपका अच्छा है, माना भावनिक बुद्धिमत्ता, तो आपको प्रमोशन मिलती है क्योंकि यू आर अ टीम प्लेयर। लेकिन जब तक आपके लाइफ में SQ नहीं है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन नहीं है, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता नहीं है, तब तक आप संतुष्ट हो नहीं सकते। यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। सो IQ यू आर हायर्ड, EQ यू आर प्रमोटेड, एंड SQ यू आर सेटिस्फाइड। और उन्होंने SQ के बारे में बहुत कुछ लिखा। और बाबा का पूरा ज्ञान जो है SQ के चारों तरफ घूमता रहता है। SQ के लिए उन्होंने 2 शब्द दिए, मीनिंग एंड पर्पस। जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या आप अर्थपूर्ण जीवन जी रहे हो या अर्थहीन जीवन जी रहे हो? क्या आपके जीवन का कोई अर्थ है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पर्पस है? अभी पर्पस बहुत बड़ा शब्द है। पर्पस एक ऐसा शब्द है, पर्पस के बारे में अभी क्या बताएं। पर्पस का एक्चुअली ट्रांसलेशन आता है उद्देश्य। तो गोल और पर्पस, ये दोनों शब्दों में कंफ्यूजन होता है। गोल माना लक्ष्य, तो लोग अपना 1 साल का लक्ष्य रखते हैं, 2 साल का लक्ष्य रखते हैं, 5 साल का लक्ष्य रखते हैं। लेकिन जब आपका लक्ष्य 10-15 साल के ऊपर चला जाता है तो वो आपका पर्पस जन जाता है, माना जीने का पर्पस, क्यों जी रहे हो। और जिनके जीवन में पर्पस होता है, मीनिंग एंड पर्पस, वो बहुत सुखी रहते हैं और उनकी आयु भी लंबी रहती है। इसके ऊपर भी बहुत सारी किताबें लिखी गई है। तो मैं इन सबको आज के मुरली के साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि हम सब बाबा से बात करें या अपने साथ बात करें कि मैं बाबा के पास किस लिए आया हूँ। बस एक ही प्रश्न पूछे, किस लिए आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ।
हमको ये फैसिलिटेशन में विहासा में सिखाया जाता है कि केवल प्रश्न पूछो, जवाब अंदर होते ही है। तो जैसे ही हम प्रश्न पूछते हैं, हमारा फोकस चला जाता है कि मैं क्यों ये जीवन जी रहा हूँ, क्यों मैं नियमों के ऊपर चल रहा हूँ, और जिसके लिए मैं बाबा के पास आया हूँ, क्या मैं वो कर रहा हूँ। तो आपका फोकस आ जाएगा। कई लोग मुझे पूछते हैं कि प्रायोरिटी कैसे सेट करें। प्रायोरिटी माना प्राथमिकता। अभी बहुत बीके भाई बहनों को मैं ये प्रश्न पूछता हूँ भट्टियों में कि आप योग के लिए कितना समय देते हो। तो कहते हैं नहीं, हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, सुबह से रात तक हमको घर चलाना है, ये करना है, वो करना है तो टाइम नहीं मिलता है। तो आई अंडरस्टैंड, आई एम्पैथाइज विद देम। मैं महसूस करता हूँ उनकी तकलीफों को। यस, देर आर चैलेंजेस। घर गृहस्थ में रहकर बैलेंस में चलना ये चैलेंजिंग है। आपको बीमारी है और उसमें ये सब करना चैलेंजिंग है। पैसे की तंगी है और फिर करना, ये सब चैलेंजिंग है। तो मैं उनको फिर से पूछता हूँ, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। अब ये प्रायोरिटी माना प्राथमिकता, बाबा ने भी कहा है। बाबा का भी प्रश्न पूछने का ही तरीका है। बाबा इज अ गुड फैसिलिटेटर। मैं हमेशा बीके भाई बहनों को जब ट्रेनिंग लेता हूँ, तब मैं उन्हें मुरली को स्टडी करने को कहता हूँ कि मुरली में बाबा फैसिलिटेटर का रोल करता है। जब बाबा पूछता है, देखो ये बाबा का प्रश्न देखो क्या है, बच्चे अगर आज आपका शरीर छूटा अभी, तो आपके साथ क्या जाएगा, क्या पद मिलेगा। नाउ दिस इज अ फैसिलिटेशन। बाबा प्रश्न पूछ रहा है और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो। मुझे बाबा का इसी प्रश्न ने डिसीजन लेना इजी कर दिया। नहीं तो हमारे अंदर भी वो थॉट था, क्योंकि धन से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। एक बार मुरली में आया था कि 2 वक्त की रोटी मिल रही है और कोई बंधन नहीं है, तो फिर क्या कर रहे हो। बस ये प्रश्न जो आया, उसने मुझे इतना टच किया, मैंने डिसीजन लिया हमको कुछ नहीं करना है आगे बस। अभी ये इतना रिफ्लेक्सिव था, आज उसको 30 साल हो गए बाबा की सेवा में है। तो ये प्रश्न, और उसके बाद बुद्धि आपको निर्णय देती है। अलग बात है कि बहुत लोगों ने मुझे पागल कहा पागल इसलिए कहा क्योंकि उनके हिसाब से मैं अपने फाइनेंसेस को, माना धन को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा यस, यू आर करेक्ट। मैं भी ये कहता हूँ कि हम धन से दूर रहते हैं। अभी बहुत लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, वो कुछ देने का कोशिश करते हैं, हम लेते नहीं है। तो फिर मुझे पूछते हैं कि वो दूसरा बीके डॉक्टर तो लेता है, दूसरा भाई है वो भी लेता है, आप क्यों नहीं लेते। मैंने कहा मेरा ये अंडरस्टैंडिंग बाबा के साथ है बाबा के साथ हमने बात की हुई है। बाबा को दिया है ना, तो बाबा की जिम्मेवारी है, टेंशन मुझे है ही नहीं। और मेरा अनुभव मैं क्या बताऊं, कई सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है, नहीं तो फिर उसका क्रेडिट चला जाता है। आपने अगर यज्ञ में कुछ किया है किसी तरह से, तो वो जमा रहना चाहिए, उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं प्रेरणा के लिए आपको बता रहा हूँ, बाबा ने तो इतना दिया है कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरा हमेशा ये थॉट रहता है, पात्रता से कई गुना अधिक मुझे मिला है। मैं नहीं समझता मैं इसके लिए इतना पात्र हूँ, लेकिन बाबा ने इतना दिया है, इतना दिया है कि मांगना ही भूल जाते हैं हम। इतना आत्मा अंदर से भरपूर हो जाते हैं, और जब भरपूर होने लगते हैं, तब प्रकृति आपकी दासी बनने लगती है। ये भी अनुभव है। देखो कितना, मैं तो इसको इमोशनल डिसीजन ही कहूँगा। जब हम आए पहली बार, तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर गार्डन में छतरी बननी थी। तो मीटिंग हो रही थी, क्योंकि यहाँ सब मिडिल क्लास वाले लोग हैं। और वहाँ पे हमारे एक आत्मा बैठी थी सीनियर, जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली हुई थी। उन्होंने केवल एक ही शब्द कहा कि ये मत समझना कि बाबा की सेवा हमारे वजह से रुकेगी, बाबा कैसे भी करके अपनी सेवा करा लेगा। क्योंकि वो छत का काम हो नहीं रहा था,
अब मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी कि भगवान आया है, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता है, हमारा भाग्य बन रहा है। जबकि मैं बिल्कुल नया था, 1 महीना भी नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस समय मेरा इंटर्नशिप चालू हुआ था, तो जो पहला सैलरी था आया वैसे के वैसे पूरा बाबा के घर में गया। और मेरा एक थॉट भी नहीं चला लोग भगवान के आगे रखते हैं, माँ बाप को देते हैं या अपने लिए कोई चीजें खरीदी करते हैं। लेकिन मैं सोचा ये मेरे से कैसे हो गया, एक थॉट भी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि पैसा कभी कमाया नहीं था, फर्स्ट सैलरी। तो फिर मुझे लगा कि ये बाबा की टचिंग है, या जो भी आपको बुद्धि है, ये झटकू जिसको बोलते हैं, वहां से ये थॉट रहा है कि बस मुझे देना है। भगवान के घर में लेने की बुद्धि भी नहीं आनी चाहिए, बस देना है, देना है, देना है। बाबा हमारा ध्यान रखेगा। और आज 30 साल के बाद मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, बाबा कभी किसी चीज की कमी होने ही नहीं देता है। देखो, लौकिक में अगर कोई किसी को समय पर मदद करता है तो लौकिक में वो जिंदगी भर कृतज्ञ रहता है। अभी भगवान भगवान को क्या क्या कमी है, किस चीज की कमी है जो पूरी दुनिया को देता है। उसको कठिन नहीं है किसी सेंटर को बांधना या न बांधना, लेकिन वो बच्चों का भाग्य बनाने के लिए आया हुआ है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये होता है बुद्धि का डिसीजन। मैं सीनियर मेडिकल एडवाइजर पोस्ट पे था, जॉनसन एंड जॉनसन, बहुत अच्छी पोस्ट है, आपको कार मिल रही है, ड्राइवर मिल रहा है, 5 दिन ही काम करना है। लेकिन मेरा थॉट चला कि मैं इतना मर रहा हूँ इस पोस्ट के लिए, ये पोस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल वाली पोस्ट है, अगर ये करते समय मेरा शरीर छूट गया तो मेरे साथ क्या जाएगा। बस एक थॉट, एंड आई स्टॉप्ड इट, मैंने छोड़ दिया। उस समय भी मुझे बहुत सुनना पड़ा लोगों का कि तुमको 2 दिन छुट्टी थी, 2 दिन तुम चाहिए जितनी सेवा कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा मुझे अंदर से नहीं आ रहा था। तो ये बुद्धि है जो आपका डिसीजन देती है। आपकी बुद्धि क्या डिसीजन दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मैंने किया वो आप भी करें, बिल्कुल नहीं, हर एक की कंडीशन अलग होती है। अभी तकलीफ तो हमने भी सही है, लौकिक वालों से सुनना पड़ा, अलौकिक परिवार से भी बहुत सुनना पड़ा, आज भी सुन रहे हैं हम। लेकिन अंदर से संतुष्ट है। मेरा अंदर से एक ही थॉट चलता है कि जो सर्वशक्तिवान है, जो 1 सेकंड में, एक संकल्प में कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए कोई बात कठिन नहीं है, वो मुझे यूज कर रहा है, ये मेरा अहो सौभाग्य है, अहो सौभाग्य है। तो मैं बहुत खुश रहता हूँ चलते फिरते ये थॉट्स मेरे बुद्धि में चलते रहते हैं। आज की मुरली अगर देखा जाओ तो जितनी कट उतरती जाएगी उतना समझाने में खींचेंगे आप दूसरों को, आपकी बातें तीर की तरह लगेगी। ये बड़ी महीन बातें हैं जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। आप चिंतन करना, क्योंकि मैंने जो समझा है कि आध्यात्मिकता में हिस्सा नहीं लेना होता है, जंप मारना होता है, और हमने जंप मारा है जिसको बाबा झाटकू कहते हैं। अभी ये भी हो सकता है कि हम फेल भी हो सकते थे और हम पास भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता ये सही था या गलत था। लॉजिकली देखा जाए, तर्क से, तो ये गलत डिसीजन है। क्योंकि ऐसे भी केसेस है, भावना में आके बाबा के पास आए लेकिन अपनी अवस्था को एक रस नहीं रख पाए, और अभी अभी उनके कुछ और थॉट चल रहे, कई लोगों ने तो बाबा का हाथ भी छोड़ दिया। तो मुझे ये नहीं पता ये कैसे होता है, कुछ केसेस में ये क्लिक होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है। इसलिए मैं, भले हमने ये झटको डिसीजन लिया, लेकिन मैं दूसरों को हमेशा ये कहता हूँ कि आप ऐसे डिसीजन मत लिया करो। मुझे बहुत लोग पूछते हैं समर्पित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ अपनी अवस्था को देखो, अपने से बात करो कि अगर जैसा मैंने सोचा है वैसे नहीं हुआ तो मेरे पास बैकअप प्लान क्या है। डू यू हैव एनी बैकअप प्लान। उस समय झटका नहीं लगना चाहिए।
तो आजकल जैसे समर्पित होने के पहले ट्रायल वाले करते हैं, 5 साल 10 साल ट्रायल पे रखते हैं, क्योंकि होता क्या है, शुरुआत में सब अच्छा लगता है, फिर पुराने संस्कार जब जागृत होते हैं देहभान और देह अभिमान के, उस समय उसको हैंडल करना मुश्किल पड़ सकता है कुछ लोगों को। क्योंकि वो कहते हैं कि हमको पता ही नहीं था कि ऐसे पेपर आने वाले हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ स्लो और स्टेडी जाओ। स्टडी जरूर करो मुरलियों का, लेकिन देखो खास करके जो गृहस्थी वाले हैं उनको तो बहुत बैलेंस में चलना चाहिए। कुमार कुमारियों को तो चलो मैं समझता हूँ जिम्मेवारी नहीं है और आप फ्री हो सकते हैं तो जरूर होना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को मैं जरूर कहूंगा बैलेंस में चलो। बैलेंस नहीं छोड़ना है, सबकी दुआएं लेके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। देखो आज बाबा ने कहा कि आगे फीमेल इतना नहीं पढ़ती थी, यह सब बाद में सीखी है, पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसलिए फीमेल भी सब सीखती है। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए जिसको आयवेल के लिए कहते हैं। तो ये मुझे लगता है हर जो व्यक्ति बाबा के पास आता है उसको ये सब बातें शुरुआत में ही बता देनी चाहिए कि हमारे सिर के ऊपर 63 जन्मों के पापों का बोझा है, तपस्या से भस्म हो जाएगा। आप अपना देखो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप माला में आ सकते हैं। मैंने ये मल्टीनेशनल कंपनी में फर्स्ट डे, मेरा इंटरव्यू के बाद फर्स्ट डे जॉब में हमको बताया गया रिसर्च में, यू हैव ज्वाइंड एज सीआरसी, माना क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। अभी फिर आप सीनियर सीआरसी होंगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, फिर सीनियर जनरल मैनेजर, फिर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद आप प्रेसिडेंट हो गए। अभी आप देखो जैसे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा हम आपको आगे पुश करते जाएंगे। तो फर्स्ट डे पे ही मुझे ये चार्ट बताया गया था। और अमेरिकन कंपनी में वहाँ रूल है कि आप कब आते जाते, हम उससे कोई लेना देना नहीं, आपको हमको रिजल्ट देना है। तो ये हमारे संस्कार है जो एचआर वाले हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले मेरी बात को जल्दी समझेंगे। एफटीई करके कंसेप्ट है। एफटी माना फुल टाइम एक्सपेंडिचर। फुल टाइम एक्सपेंडिचर माना आपको हमने इतने घंटों के लिए लिया है, उस घंटे में आपने क्या रिजल्ट दिया, तो आपको हमको चार्ट भेजना है। तो हमारा चार्ट उधर लौकिक में भी जाता था, अभी इधर आने के बाद यही बातें अगर हम यहाँ पर लगाए तो बाबा एग्जैक्टली वही कर रहा है जो ये लौकिक कंपनी वाले कर रहे हैं। बाबा सबसे बड़ा मैनेजर है, कहता है बजट बनाओ, अपना संकल्पों का बजट बनाओ, समय का बजट बनाओ कि आप समय कैसे सफल करते हो, संकल्प कैसे सफल करते हो, कितने वेस्ट जाते हैं, कितने श्रेष्ठ रहते हैं। ये बाबा मैनेजर की तरह हमको मैनेजमेंट सिखा रहा है। देखो बहनों के अंदर संस्कार होते हैं, भोजन कैसे बनाना है, रात को ही वो सोचते हैं कल नाश्ते के लिए क्या बनाना है, ये भी एक मैनेजमेंट है। ऐसे ही अपने जीवन का मैनेजमेंट होना चाहिए। यहाँ तो 5,000 वर्ष का मैनेजमेंट है। तो कितना प्लानिंग चाहिए और उसके लिए कितना अटेंशन रखना पड़े, तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने आज एक शब्द बार बार कहा है कि सतयुग की चीजें और अभी की चीजें में कितनी ताकत है। एक्चुअली ये सब रूरल विकास विंग के लिए पॉइंट बाबा ने दी है। भल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं परंतु ताकत निकलते जाते हैं, क्योंकि धरनी तमो प्रधान है, तो ताकत आएंगी कहाँ। तो अनाज में पहले जैसी ताकत नहीं रहे है। आजकल तो ये मिलेट्स का जमाना है। मिलेट्स करके तृण धान्य कहते हैं, हिंदी में तृण धान्य, अंग्रेजी में मिलेट। भारत में वैसे ज्यादा गेहूं चलता है, कुछ जगह पर मक्का है, जवार बाजरा है। तो जवार बाजरा या रागी बोलते हैं, हर एक स्टेट में उसके नाम अलग अलग होते हैं। महाराष्ट्र में नाचनी बोलते हैं, जवार बाजरा तो सभी स्टेट में है, लेकिन उससे भी अलग ये मिलेट्स होते हैं। और इसके ऊपर बहुत डेटा आया है। तो
उसमें ताकत कभी आएगी, कैसे आएगी, हमारे रूरल विकास वाले बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। तो कभी उनका सेशन आपको अटेंड करना चाहिए। हम आते हैं ओपनिंग के ऊपर। बाबा ने कहा बड़ा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आके ओपनिंग करेंगे तो नाम हो जाएगा। तो आजकल हम देख रहे हैं हमारा नशा मुक्ति और बहुत सारे प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट गवर्नर लॉन्च कर रहे हैं, तो काफी फेमस होते जा रहा है। इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा आगे चलकर आपका आवाज निकलेगा। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी हैदराबाद में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट कितने बाबा के प्रोग्राम में आए थे। एक मुरली में बाबा ने कहा ये प्रेसिडेंट हाउस आपका घर बन जाएगा, तो हमको समझ में नहीं आता था ये कैसे होता है। आज हम देख रहे हैं हर विंग वाला प्रेसिडेंट में मिलने को जाता है। तो हमारा घर ही हो गया है प्रेसिडेंट हाउस। वहां पर उनके ऑफिस में भी 3-4 बीके हैं जो सेवा देते रहते हैं, क्योंकि वो उड़ीसा की है। तो उड़ीसा के ये बीके वहां पे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो ये सब ड्रामा प्लान अनुसार हो गया है। बाबा ने आज बताया कट के ऊपर पूरी मुरली है, कट कैसे उतरती है कैसे चढ़ती है। तो बाबा ने कहा अगर विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगी, विकार से जास्ती कट चढ़ती है। सतयुग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है। देखो सतयुग त्रेता में भी कट चढ़ती है, क्योंकि हम सोल कॉन्शियसनेस से नीचे उतरते आए हैं। तो ऐसा नहीं कि सतयुग त्रेता में कट नहीं चढ़ती है। आज के मुरली में बाबा ने बिल्कुल कहा हुआ है बिल्कुल थोड़ी रहती है। फिर द्वापर से धीरे धीरे जल्दी जल्दी कट चढ़ने लगती है, नीचे गिर पड़ते हैं। तो इसके ऊपर लक्ष्य रखेंगे कि कैसे मेरी कट उतरे, ज्यादा से ज्यादा योग में रहना है। आज भाषण की भी पॉइंट्स आई है, जैसे डॉक्टर लोग कितनी सारी दवाएं, मैं खुद देखता हूँ। फार्मेकोलॉजी हमारा सब्जेक्ट था, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। कितनी सारी दवाइयाँ हम याद रखते, एक ही दवाई अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम होते हैं, वो सब हम याद रखते हैं। तो जैसे ही बीमारी आती है हमारे मुख से दवाई निकलती है। तो डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयाँ याद रहती है, बैरिस्टर लोग अनेक प्रकार की पॉइंट्स याद रखते हैं। तो हमको भी बाबा के बच्चों को ढेर टॉपिक्स निकालना है, उसका अच्छा किताब बन सकता है। ये जगदीश भाई का थॉट था और उन्होंने किया भी था ये, और हम उस रिसर्च में थे। समय मिला तो मैं बताऊंगा इसको। बाबा ने कहा जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। तो जितना बुद्धिस्ट पॉइंट से भरपूर रहेंगे उतना आप सेवा कर पाएंगे और बहुत मजा आएगा। सन्यासियों के बारे में बताया, देखो प्रदर्शनी करते 2-4 निकलते, 6-8 निकलते। मैंने तो गुजरात में देखा इतना खर्चा किया, एक आत्मा निकली तो सभी ने बोला तुम्हारे लिए हमने लाखों खर्चा किया, लेकिन वो एक आत्मा ने अनेक सेंटर खोलने के निमित्त बने। तो हमको धीरज रखना है, डरना नहीं है अगर ज्यादा निकलते नहीं है। अभी तो बहुत निकल रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट का समय है। लास्ट समय में बहुत कुछ होने वाला है, अखबार में बाबा की प्रत्यक्षता होने वाली है। आते हैं वरदान के ऊपर। बाबा ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, कुछ लोगों को डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन हम उसका यथार्थ अर्थ देखेंगे। कोई रोता है चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। अब ये मजा आता है इसका भाव लेना। मजा आता है का अर्थ यहाँ पर है कि उसका प्रभाव नहीं आएगा आपके ऊपर। नहीं तो किसी को रोते हुए चिल्लाते हुए देखकर अंदर से रहम का भाव आता है। बाबा कह रहा है ऐसे समय कर साक्षी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है। अभी मैं आपको क्या बताऊं, समय कम है, लेकिन समय मिला तो कल परसों मैं इसको टच करूंगा। ये सब होने वाला है, डरना नहीं है। हाहाकार के भी जय जयकार होने वाली है, लेकिन साक्षियों के ड्रामा में ये सीन हम देखेंगे। वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करेंगे तो धरनी तैयार हो जाएगी। जहां पर भी सेवा करना है पहले उधर वाइब्रेशन भेजो। अभी मशीनरी को जब सेट किया जाता है तो ऑटोमेटिकली चलती है, जिसको हम ऑटो पायलट कहते हैं। ऐसे ही अपनी संपूर्ण स्टेज व बाप समान के स्टेज को सेट कर देंगे तो संकल्प शब्द और कर्म उसी अनुसार ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है,
आत्मा के ऊपर जो जंग चढ़ी है उसे योग बल से उतारना है। सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख के सर्विस करना है। रग देखकर ज्ञान देना है, सामने वाले की नब्ज देखकर ज्ञान देना है, घर जाना है। इसलिए सर्व संबंधों को भूल बाप को याद करना है। और विशेष बाबा ने कहा, दुख और अशांति का नजारा देखते हुए भी सदा साक्षी और बेहद के वैराग्य स्थिति में रहना है। वाणी के साथ वृत्ति से सेवा करनी है और अपनी स्टेज को संपूर्णता पर सेट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली वैसे संकल्प बोल और कर्म होंगे। अच्छा, ओम शांति।